अस्सलाम वालेकुम। 10वीं का 13वां सबक पढ़ना है। 10वीं साइंस का 13वां सबक नया सबक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। बरकीरों के मिकनातीसी असरात। बरकीरों के अंदर मिकनातीसी असर होता है, ये इस सबक के अंदर देखना है हमको। तो इसको समझने के लिए बरकीरों यानी ये मौसल तार है और ये बैटरी है। बैटरी यानी सेल, उसमें मस्बित मनफी कुतुब। तो सेल से करंट निकलता है। अब सेल से यानी बैटरी से मौसल तार जोड़ेंगे और तार से बरकीरों गुजारेंगे। बैटरी चालू करेंगे, ये की यानी चालू करना। तो करंट चालू करेंगे, तार में से करंट बहेगा। तार के नज़दीक एक मिकनातीसी सुई रखेंगे यानी कुतुबनुमा, जिसको कंपास कहते हैं, मैग्नेटिक कंपास। कुतुबनुमा की सुई होती है, हल्की सुई, वो शुमाल जुनूब की सिमत बताती है हमेशा। तो ये मिकनातीसी सुई तार के करीब रखेंगे, तार में से बरकीरों गुज़र रही है और मिकनातीसी सुई को रखेंगे तो मिकनातीसी सुई हरकत करेंगी यानी उसमें मिकनातीस पैदा हुआ। तार में से करंट गुज़र रहा है और तार के आजू बाजू कुछ मिकदार में मिकनातीसी असर पैदा हुआ, ये साबित होगा। मिकनातीसी सुई ये बताएगी कि मिकनातीस पैदा हुआ है तार के आजू बाजू। ये एक छोटा सा एक तजुर्बा है, ठीक है। इस पर से पता चलता है कि जहाँ पर बरकीरों गुज़रती है तार के अंदर से, तो तार के आजू बाजू कुछ इलाके तक, कुछ दूर तक मिकनातीस पैदा होता है। इस चीज़ को सबसे पहले ऑर्स्टेड नामी साइंसदान ने दरियाफ़्त किया। ये नाम याद रखना है, ऑर्स्टेड नामी साइंसदान ने ये दरियाफ़्त किया कि मौसल यानी बरकीरों से मिकनातीस पैदा होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये पट्टी मिकनातीस है, गज मिकनातीस जिसको कहते हैं। मिकनातीस के एन और एस दो कुतुब होते हैं। तो मिकनातीस के अंदर खींचने की ताकत कैसी होती है कि ये इससे तस्वीर से बताया गया है। बारीक बारीक ज़र्रात हैं, उसको खींचता है, कशिश करता है। दोनों कुतुब, एन कुतुब और एस कुतुब, दोनों जगह कशिश और दफ़ा का अमल होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर दायरवी शक्ल में बताया गया है। ये गजनुमा मिकनातीस हैं, पट्टी मिकनातीस, इसके दोनों कुतुब के ऊपर कशिश और दफ़ा का अमल होता है, खींचने और दूर करने का अमल होता है, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है। अब उसके आगे देखो कि सरगर्मी 13 के अंदर करंट बरदार मौसिल की वजह से मिकनातीसी मैदान। तो अभी हमने वो मिकनातीसी सुई देखा, तो उस मिकनातीसी सुई यानी कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को बरकी दौर के अंदर जोड़ा गया। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये समझना है इस तस्वीर से, ये बरकी खाना है और हमेशा क्या होता है कि बरकी खाने का ये मस्बित कुतुब है और ये मनफी कुतुब है। तो मस्बित कुतुब से करंट निकलता है सेल में से, वो सेल को तार जोड़ेंगे तो सेल में से करंट निकलेगा, पूरे तार में घूमेगा और वापस सेल के अंदर आ जाएगा, बरकी खाने के अंदर वापस आ जाएगा। इस तरह ये बरकी दौर मुकम्मल होता है, करंट घूमता रहता है। तो मस्बित कुतुब से निकलता है करंट और मनफी कुतुब में वापस चला जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी बात कि ये जो तार है, तार के बीच में मिकनातीसी सुई हम जोड़ देंगे, उसको तार को मिकनातीसी सुई जोड़ देंगे और करंट पास करेंगे। ये चाबी चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चालू करेंगे तो करंट घूमेगा, जब करंट जाएगा तो मिकनातीसी सुई हरकत करेगी, ठीक है। अब ये मिकनातीसी सुई के ऊपर से करंट आ रहा है, यहाँ से ऐसा घूमेगा, ये एरो की निशानी, और ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे करंट आएगा तो मिकनातीसी सुई इस तरफ घूमेगी। ये सीधी थी तो इस तरफ, यानी कि ऐसी घूमेगी सुई, यहाँ से यहाँ पर। तो इसको कहते हैं कि घड़ी की सुई की सिमत में, घड़ी की सुई की सिमत में यह सुई हरकत करेंगी, पहली तस्वीर में। अब दूसरी तस्वीर में क्या है कि बरकी खाने की सिमत बदल दी गई है। मस्बित कुतुब यहाँ पर लिया गया, मनफी कुतुब इधर है। तो मस्बित कुतुब से करंट निकलेगा और यहाँ पर जाएगा। मिकनातीसी सुई में नीचे से ऊपर आ रहा है करंट, और यहाँ पर क्या था, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अब ये करंट की सिमत बदल दी गई है।
करंट की सिमत जब बदली जाएगी तो सुई की हरकत भी बदलेगी, यानी सुई की हरकत की सिमत भी बदल जाएगी। तो मकनातीसी सुई इस तरफ हरकत करेगी, इस तरफ। ठीक है, इस हरकत को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, यानी घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में हरकत। घड़ी की सुई ऐसी हरकत करती है, तो ये घड़ी की सुई की सिमत में हरकत है, और ये घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में हरकत होगी। ठीक है, तो करंट की सिमत बदले तो मकनातीसी मैदान की सिमत भी बदलती है। इस तरह ये दोनों तस्वीर में समझाया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है, लेकिन यहाँ पर लोहे का बुरादा रखेंगे और बारीक सुई की हरकत देखेंगे कि ये जो सरगर्मी है इसमें एक यही उसी चीज़ को समझाया गया है, लेकिन अलग तरीके से। कि ये बरकी दौर है, उसमें बरकी खाना है, चाबी चालू बंद करने के लिए, करंट को रोकना बंद करना चालू करना, उसके लिए करंट कितना बहता है उसके लिए ए मीटर इस्तेमाल किया गया है, यानी एम्पियर मीटर, कितना एम्पियर करंट गुजरता है। तो मस्जिद कुतुब यहाँ पर है, करंट पास करेंगे, यहाँ पर एक पुट्ठे की दफ्ती लेंगे, दफ्ती को सुराख बनाया गया है, और ये मौसल तार उस सुराख में से आर पार करके दफ्ती इस तरह रखी है। ठीक है, तो करंट इस तरह से बहेगा। अब दफ्ती के ऊपर बारीक पिन रखेंगे, पी यानी सुई जैसा यहाँ पर रखी हुई है, सुई रखेंगे और करंट पास करेंगे। तो तार में से करंट स्पीड में बह रहा है, बराबर है, लेकिन हमने अभी देखा कि तार के इर्द गिर्द कुछ दूर तक मकनातीसी असर पैदा होता है, यानी खींचने की ताकत पैदा होती है। ठीक है, तो ये पिन अपनी जगह से उठती हैं, अपनी जगह से उठेंगी और दायरा भी हरकत करेंगी। देखो ये एरो बनी है, तो ये पिन अपनी जगह से उठेंगी, दफ्ती के ऊपर ही है, और गोल घूमेंगी, तार के आजू बाजू घूमेंगी और नज़दीक आएगी, नज़दीक आते आते तार से चिपक जाएगी। इसका क्या मतलब कि तार ने खींच लिया, पिन को खींचा, मकनातीस पैदा हुआ। ठीक है, अब ये पिन की जगह पर, यहाँ दूसरी इसमें बताया तस्वीर में कि पिन की जगह पर लोहे का पाउडर अगर रखें तो और फिर करंट पास करें, तो लोहे का पाउडर भी अपने जगह से उठता है, उठकर दायरा भी हरकत करता है, घूमता है और नज़दीक आता है और तार से चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको दायरा भी शक्ल में उसकी पिन के रास्ते को पेंसिल से निशान बना है तो ऐसे दायरे बनते हैं, यानी मकनातीस पैदा तो होता है लेकिन गोल शक्ल में पैदा होता है, तार के इर्द गिर्द गोल शक्ल में पैदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि दाएं हाथ के अंगूठे का उसूल, इसको समझना है हमको। दाएं हाथ के अंगूठे का उसूल क्या है कि हमने तीन चीज़ें देखें। एक तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखें कि मौसिल तार में से करंट गुजरता है और तार के आजू बाजू कुछ दूर तक मकनातीसी असर पैदा होता है। तो उस मकनातीसी असर जो जितनी तार के आजू बाजू जितनी दूर तक पैदा होता है उसको मकनातीसी मैदान कहते हैं, मकनातीसी मैदान। ठीक है, अब दाएं हाथ के अंगूठे का उसूल क्या है कि हमारे दाएं हाथ से मौसल तार को इस तरह पकड़ा जाए, ये दायां हाथ है, ये तार है, इस तरह से पकड़ा गया कि तार से बहने वाला जो करंट है वो अंगूठे की सिमत में है, अंगूठे की सिमत में है, इस तरह से अंगूठे की सिमत में। तो उस वक्त तार के इर्द गिर्द पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान तार से लिपटी हुई चार उंगलियों की सिमत में होता है। ये उंगलियां इस तरह लिपटी हुई है, इस तरह, तो ये मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है उंगलियों की सिमत में। इसको कहेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का उसूल। ये लिखने के आता है कभी 2 कभी 3 मार्क्स के लिए, तो इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो दफ्ती वाला हमने देखा था, तो यहाँ पर भी दफ्ती के ज़रिए समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ समझाई गई। दफ्ती है, पहली दफ्ती के अंदर एक ही सुराख बना था और उसके अंदर करंट ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर दायरे ऐसे बन रहे थे घड़ी की सुई की सिमत में। अब यहाँ पर एक दफ्ती तो है लेकिन उसके 2 सुराख है दफ्ती में, और ये बरकी दौर है, बैटरी है, करंट गुजारेंगे,
करंट यहाँ से जाएगा और एक दफ्ती को 2 सुराख है, ये वायर को गोल मोड़कर और दफ्ती के सुराख में से गुजारेंगे और फिर उसी वायर को दफ्ती के दूसरे सुराख में से गुजारेंगे इस तरह, यानी एक रिंग, छल्ले जैसी रिंग उसी तार की दफ्ती के 2 सुराखों से गुजारेंगे। तो यहाँ पर ये जो वायर है, वायर गोल होकर गया, यानी यहाँ पर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, दफ्ती के, और यहाँ पर दफ्ती में ऊपर से नीचे आ रहा है करंट पास करेंगे। तो फिर यहाँ पर सुई रखेंगे, हल्की सुई पहले सुराख के पास, दूसरे सुराख के पास यहाँ पर एक सुई दूसरी रखेंगे। तो सुई कैसी हरकत करेंगी, यानी करंट की सिमत बदल रही है तो मिकनातीस की सिमत भी कैसे बदलेंगी। देखो कि करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो सुई घूमेंगी ऐसी, यानी घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में। घड़ी की सुई कैसी घूमती है ज़रा गौर करो, 12 के बाद 1 आता है, 2, 3 आता है, ठीक है, यानी ऐसी हरकत होती है उसकी। और उसकी मुखालिफ सिमत ऐसी होती है, 12 के बाद 11, फिर 10, फिर 9, तो ये उल्टी सिमत, घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में यहाँ पर दायरे बनेंगे और वो दायरे मिकनातीसी मैदान के होंगे मुखालिफ सिमत। फिर ये करंट ऊपर से नीचे आएगा तो फिर ये दायरे की सिमत बदल जाएगी, यानी मिकनातीस की सिमत बदल जाएगी। इस तरह से 2 दायरे मुखालिफ सिमत में हासिल हो गए, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोलिनॉइड क्या है। सोलिनॉइड एक तार का गुच्छा है। अभी हमने क्या देखा कि तार के अंदर सीधा करंट गुजारे तो सीधा जाएगा और तार के आजू बाजू दायरवी शक्ल में मिकनातीस पैदा होगा। अब उस तार को अगर हम गोल मोड़ देते हैं, रिंग बनाते हैं उसकी, तो उसके अंदर मिकनातीस की सिमत बदलेगी, करंट की सिमत बदलती है और मिकनातीस की सिमत भी बदलती है और मिकनातीस दायरवी होता है। अब यहाँ पर क्या है कि तार का गुच्छा, ये बैटरी है, छोटे से बरकीदार बैटरी से तार गुजारा गया है और तार को क्या है कि बहुत ज़्यादा उसके छल्ले बनाए गए, छल्ले यानी बहुत ज़्यादा रिंग, एक उस्तवाना समझो, एक उस्तवाना है, उस्तवाने के ऊपर तार को लपेट दिया गया है, जैसे डोरी लपेटते हैं वो फिरकी के अंदर, पतंग उड़ाने के लिए फिरकी में डोरी लपेटी जाती है, तो वैसा तांबे का तार बहुत ज़्यादा पेच की शक्ल में लपेटा गया है यहाँ पर। तो फिरकी यानी उस्तवाने पर ऐसे तार लपेटे गए हैं। अब करंट पास करेंगे तो करंट यहाँ तक आएगा, फिर गोल गोल घूमेगा करंट, क्योंकि तार ही गोल हैं। तार के बहुत सारे लूप्स यानी आटे, बहुत सारे आटे, तो करंट एकदम स्पीड में घूमेगा, घूम कर ने फिर यहाँ से निकल कर बैटरी में आएगा, ठीक है। जितनी स्पीड में करंट घूमेगा उतना ही तेज़ी से मिकनातीस पैदा होगा, उस तार के गुच्छे के आजू बाजू मिकनातीस पैदा होगा और ये मिकनातीस कवी मिकनातीस होगा, यानी ताकतवर मिकनातीस हासिल करने के लिए सोलिनॉइड का इस्तेमाल करते हैं। सोलिनॉइड यानी एक गोल उस्तवाने के ऊपर तार के गुच्छे को मखसूस शक्ल में लपेटा जाए तो उसे सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड से ज़्यादा मिकदार में करंट पैदा होता है और मिकनातीसी मैदान भी, कभी मिकनातीसी मैदान पैदा होता है, ताकतवर मिकनातीस पैदा होता है, ठीक है। इस ताकतवर मिकनातीस का आगे इस्तेमाल होगा। ये भी कॉइल है, देखो ये लूप्स जो मैंने बोला दायरा नुमा तार को मोड़ते हैं, तो तार का गुच्छा या लूप्स या फिर कॉइल कहेंगे इसको, कॉइल, यहाँ पर भी कॉइल बनी है, उस तवाने पर तार लपेटे गए हैं और करंट घूमेगा तार में से गोल गोल, तो उससे मिकनातीस भी ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा एक उसूल आएगा, ये उसूल है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल। अब ये उसूल हाथ के इशारों से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि करंट जिस सिमत में होता है उसकी ख़ास सिमत में मिकनातीस पैदा होता है। करंट की सिमत बदल ली जाए तो मिकनातीस की सिमत भी बदलती है, ठीक है। अब करंट की सिमत तो बार बार बदलती है, कभी नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, हर मर्तबा करंट की सिमत बदल रही। उस वक्त मिकनातीस की सिमत क्या होगी ये समझाना मुश्किल है, इसलिए हाथ के इशारों के ज़रिए
कुछ उसूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल क्या है, हमारा बायां हाथ लेना है। कभी यह आए एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स के लिए, तो इसका बयान देने का और यह तस्वीर बनानी है, ठीक है। तो इसमें बायां यानी डावा हाथ इस तरह से लेना है, 2 उंगलियों को मोड़ देना है और यहाँ पर अंगूठा जो है इस तरह लेना है। देखो, पहली उंगली ऊपर खड़ी और ये बड़ी उंगली इस तरफ और अंगूठा इस तरफ। बाएं हाथ की पहली उंगली, बड़ी उंगली और अंगूठा तीनों को इस तरह से तरतीब दिया जाए। अब ये उसूल मैं समझा रहा हूँ। बाएं हाथ का उसूल अगर लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उसूल, तो कहाँ से शुरू करेंगे कि हमारे बाएं हाथ की पहली उंगली, बड़ी उंगली और अंगूठा इस तरह से तरतीब दिया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के उम्मूद में रहे, तीनों एक दूसरे के उम्मूद में। यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया, ये उम्मूद, ये इसका उम्मूद, ठीक है। तीनों एक दूसरे के उम्मूद में रहे। उस वक्त अगर करंट की सिमत बड़ी उंगली की सिमत में हो तो, और मिकनातीसी मैदान पहली उंगली की सिमत में हो, यहाँ पर ये मैदान लिखा है, करंट लिखा है, उस वक्त अंगूठे की हरकत यानी लगने वाली कुव्वत अंगूठे की सिमत में होगी। जब करंट गुजरेगा, मिकनातीसी मैदान पैदा होगा, तो ये मिकनातीसी मैदान कुव्वत लगाएगा वायर के ऊपर, तार के ऊपर। तो कुव्वत की सिमत कहाँ पर होगी, अंगूठे की सिमत में होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। बड़ी उंगली की सिमत में करंट हो, उस वक्त पहली उंगली की सिमत में मिकनातीसी मैदान होता है और लगने वाली कुव्वत अंगूठे की सिमत में होती है। इतना बयान देना है, तस्वीर बनानी है, तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आएगा बरकी मोटर। अब बरकी मोटर देखो, ये बरकी मोटर और दूसरी हेडिंग है बरकी जनरेटर। बरकी जनरेटर, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये बरकी जनरेटर है, दोनों की तस्वीर एक जैसी है। देखो, ये बरकी मोटर, बरकी जनरेटर, और दोनों में से एक अक्सर आता है एग्ज़ाम के अंदर। दोनों की साख्त में थोड़ा फ़र्क है, तरीक़ाकार में और उसूल में थोड़ा फ़र्क है। बाकी ये जो नाम दिए हैं, अक्सर नाम एक जैसे हैं। एक याद करें तो दूसरा याद हो जाएगा। इस पर सवाल आता है, विद्युत मोटरनी आकृति, रचना અને कार्य लिखो। बरकी मोटर की तस्वीर बनाइए नामज़दा, उसकी साख्त और काम लिखिए। साख्त और काम लिखिए तस्वीर बनाकर, 4 मार्क्स के लिए आता है। तो पहले इसका उसूल लिखना है हमको। उसूल क्या है कि बरकी मोटर यानी पानी खींचने की मोटर, या फिर पंखे में इस्तेमाल होती है, मिक्सर में इस्तेमाल होती है। हमारे घर में जो मिक्सर वगैरह हैं, पंखे हैं, हाँ, और कपड़े धोने का मशीन है, वॉशिंग मशीन, इसके अंदर ये बरकी मोटर इस्तेमाल होती है, वो भी लिखना है। फिर इसका उसूल लिखना है कि बरकी मोटर बरकी तवानाई को मशीनी तवानाई, मैकेनिकी तवानाई यानी मशीनी तवानाई, बरकी मोटर बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने के उसूल पर काम करती है। ये उसका उसूल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि तार का एक गुच्छा होता है, तार का गुच्छा उस तवाने से लपेटा होता है। ये धात की प्लेट है, उसके अंदर तार का गुच्छा होता है लपेटा हुआ, ठीक है। और इस तार के गुच्छे को, उसमें 4 सिरे होते हैं, ABCD। तार के गुच्छे के सिरे है, एक सिरा AB है और दूसरा सिरा है CD, ठीक है। तो AB और CD सिरे को, तार के गुच्छे को 2 कवी मिकनातीस के बीच में रखा जाता है। ये कवी मिकनातीस है, और इस तरह रखा जाता है कि ये तार का गुच्छा मिकनातीसी मैदान के उम्मूद में रहे। ये उसकी साख्त समझा रहा हूँ मैं, उम्मूद में रहे, ठीक है। फिर तार के गुच्छे से 2 सिरे होते हैं, स्प्लिट रिंग होती है, एक रिंग यानी आधी रिंग, वो टुकड़े वाली होती है, आधा टुकड़ा और आधा टुकड़ा। यहाँ पर एक रिंग होती है, तो उस रिंग का नाम है P और Q, ठीक है। और उस रिंग से टच होता है, ये तांबे की रिंग होती है, और उससे 2 ब्रश टच होते हैं। ब्रश के नाम है X और Y। ये X और Y ये ब्रश है, कार्बन के ब्रश होते हैं। और ये धुरी यानी शाफ्ट होता है स्टील का। तुमने देखा मोटर खोलते हैं तो उसमें बड़ा आर्मेचर निकलता है, ये पूरे हिस्से को आर्मेचर कहते हैं, तांबे के तार से भरा हुआ। और ये जो रिंग मैंने बताया, तो इसको कम्यूटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कम्यूटेटर, ठीक है। और ये ब्रश,
अब इसमें होता क्या है तरीक़ाकार। हाँ, तो ये आर्मेचर का कम्यूटेटर हो गया। अब यहाँ पर ये जो तार का गुच्छा है ये आर्मेचर, अब यहाँ पर इसकी काम करने का तरीका, मोटर चलती कैसे है और स्पीड कैसे पकड़ती है। जब इसमें से करंट गुजारा जाता है, देखो ये बैटरी है, बरकी मोटर का स्विच चालू करते हैं तभी वो चालू होती है, तो करंट गुजारना है। करंट जैसे गुजारते हैं ब्रश में जाता है और ब्रश से ये तार के गुच्छे में करंट जाता है, ए बी, उसके बाद सी डी, इस तरह घूमता है और मोटर में आ जाता है। तो जैसे ही करंट आर्मेचर में दाखिल होता है तो वहाँ पर ये कभी मिकनातीस पैदा होता है तार के आजू बाजू। अब वो मिकनातीस की वजह से ए बी सिरा जो है नीचे की तरफ ढकेला जाता है और सी डी सिरा ऊपर की तरफ। ये मिकनातीस सी डी को ऊपर और ये मिकनातीस ए बी को नीचे की तरफ ढकेलेगा। इस तरह तार का गुच्छा ऐसा हो जाएगा, यानी पहले उम्मीद में था तो अब मुतवाज़ी हो जाएगा, ऐसा घूमेगा और एक तरह हल्की आवाज़ आएगी, यानी मोटर स्टार्ट हो रही है और ये आधी रिंग घूमेंगी। फिर जैसे ही सीढ़ी यहाँ इसके सामने आएगा ऐसा ऊपर, तो इसको कशिश करेगा सीढ़ी को, और वो सीढ़ी ऊपर आया था अब नीचे जाएगा, ए बी नीचे गया था फिर अब ऊपर आएगा। तो इस तरह आधी मोटर फिर घूमेगी, पहले निस्फ गर्दिश होगी, उसके बाद फिर निस्फ गर्दिश। इस तरह एक राउंड पूरा होगा मोटर का। एक राउंड पूरा होते ही वो स्पीड में चलने लगेगी, मोटर स्पीड में घूमेगी। कशिश दफ़ा का अमल होगा मिकनातीस से और ये आर्मेचर स्पीड में घूमेगा मोटर के अंदर और कंटिन्यू मोटर चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना है। कभी मिकनातीस है, तार का गुच्छा आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, और ये एक्स वाई ब्रश के सिरे हैं, और पी क्यू जो है तो स्प्लिट रिंग है। ठीक है, ए बी तार का सिरा, सी डी तार का दूसरा सिरा, इसको उम्मीद में रखते हैं। ये हो गया मोटर के बारे में। ठीक है, अब देखो जनरेटर, बरकी जनरेटर, ये भी तस्वीर, मोटर की तस्वीर और जनरेटर की तस्वीर दोनों एक जैसी, थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो हम देख लेंगे, इसके बाद ये समझ लेंगे हम बरकी जनरेटर, जनरेटर क्या है। ठीक है, तो उसमें तरीक़ाकार काम करने का तरीका वो भी एक जैसे ही है, थोड़ा फ़र्क है। ये हेडिंग आएगी बरकी जनरेटर, क्या बताओ, बरकी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस पर भी यही सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की तस्वीर बनाकर उसका उसूल लिखिए, कार्य पद्धति लिखिए, साख्त लिखिए, रचना और काम लिखिए। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, जनरेट यानी पैदा करना, बरकी रव को पैदा करने का आला। ठीक है, अब इसका उसूल क्या है, बरकी मोटर के मुखालिफ है। मोटर का जो उसूल है ना, उसका उल्टा उसूल इसका है। इसका उसूल ये है कि मैकेनिकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने के उसूल पर बरकी जनरेटर काम करता है। इसको पहले मैकेनिकी तवानाई देना पड़ती है, उसके बाद फिर इसमें बरकी रव पैदा होती है। जब लाइट जाती है तो हम जनरेटर चालू करते हैं और लाइट चालू हो जाती है, यानी जनरेटर बिजली पैदा करता है। उसको जब मशीनी तवानाई देंगे, मैकेनिकी तवानाई, उसको हाथ से ताकत लगाकर खींचते हैं, उसका बेल्ट खींचते हैं जनरेटर का और उसको घुमाते हैं, अंदर जो तार का गुच्छा है उसको हमारी ताकत से घुमाते हैं। ठीक है, तो जैसे घूमता है मिकनातीस पैदा होता है और मिकनातीस की वजह से करंट पैदा होता है। तो इसका उसूल मैकेनिकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने के उसूल पर जनरेटर काम करता है। जनरेटर के अंदर भी दो कभी मिकनातीस होते हैं और तार का गुच्छा होता है, उसका गुच्छों का सिरा, तार का सिरा ए बी और सी डी होता है। ये एक उस तवाने से तार का गुच्छा लपेटा होता है और उसके अंदर रिंग जो होती है, तो वो रिंग स्प्लिट रिंग नहीं होती है बल्कि पूरी रिंग होती है, और दो रिंग होती है, यह फ़र्क है इसमें। एक रिंग है R1 R2 और दूसरी रिंग है B1 B2, यह फ़र्क है, और ये शाफ्ट है। ठीक है, इससे दो रिंग होती हैं। अब यहाँ पर एक और फ़र्क यह है कि ये जो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, बरकी रव कितनी पैदा हो रही है, बरकी रव पैदा होती है कि नहीं और कितनी हो रही है, उसको नापने का आला है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इसमें लगाया जाता है, इसको करंट नहीं दिया जाता है, ये तो खुद करंट पैदा करता है, इसलिए बरकी खाना नहीं है। बरकी खाने की जगह क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये फ़र्क है। ठीक है,
ये बताएगा कि करंट जनरेटर कितना करंट पैदा कर रहा है। जैसे ही इसको जनरेटर का हम बेल्ट खींचते हैं, यानी तार के गुच्छे को घुमाते हैं ज़ोर से, वो मकनातीसी मैदान के बीच में उमूद में रखा हुआ है, उमूद में ही होता है। तार का गुच्छा घूमता है तो उसकी ताकत से मकनातीस पैदा होता है। मकनातीस कशिश और दफ़ा का अमल करता है। इसमें क्या है कि ये ए बी सिरा ऊपर की तरफ हरकत करता है। मोटर में क्या था, ए बी सिरा नीचे जाता है, इसमें क्या है कि ऊपर आता है, और सी डी सिरा नीचे जाता है। ये फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरह ये ऊपर और ये नीचे जाएगा, फिर उसके बाद में वापस वो राउंड मारेगा, मकनातीस उसको कशिश दफ़ा करेगा और तार का गुच्छा घूमेगा और मकनातीस पैदा होगा, जिसकी वजह से करंट पैदा होगा। मकनातीस की वजह से करंट पैदा होता है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर उसको बताता है कि कितना करंट पैदा हुआ, ठीक है। अब ये जनरेटर है, एसी और डीसी दोनों टाइप का होता है। यानी इसके अंदर एक दो रिंग होती है, तो वो करंट को तब्दील करती है, ना बदलती है। तो बदल कर पैदा होने वाला जो करंट है उसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, यानी मुतबादिल करंट। अल्टरनेट करंट को मुख्तसर में एसी कहते हैं। तो एसी जनरेटर भी होता है और दूसरा डीसी जनरेटर भी होता है। अगर इसके अंदर एक रिंग हो तो करंट को बदलेगा नहीं, बल्कि स्टेडी एक जैसा करंट पैदा करेगा, उसका तबादला नहीं होगा। तो उसको डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। एक सिमत में बहता है डायरेक्ट करंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है डीसी, डायरेक्ट करंट। इससे शॉक नहीं लगता, लेकिन एसी करंट हो तो शॉक लगता है। अब ये जो जनरेटर है, इसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है। एक बार तो हम घुमा देंगे, मकनातीस पैदा हुआ, फिर वो स्पीड में घूमेगा तो पेट्रोल जलेगा और ये घूमेगा और उतनी बरक़रार पैदा करेगा। तो छोटा जनरेटर, उसमें कभी डीजल पेट्रोल डालते हैं, कभी बड़ा जनरेटर होता है शादी ब्याह में, उसको टेम्पो के ऊपर रख कर लाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मकदार में बरक़रार पैदा होती है और पूरे मंडप के लाइट पंखे सब चलते हैं, ठीक है। तो बड़ी मकदार में बड़ा जनरेटर होता है जो बहुत ज़्यादा बरक़रार पैदा करता है। छोटा जनरेटर एक दुकान या एक घर के लिए कम मकदार में बरक़रार पैदा करता है, सिर्फ लाइट और पंखे जलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो मोटर जनरेटर हो गया। अब उसके बाद में ये डायरेक्ट करंट और डीसी और एसी, उसका फ़र्क कभी लिखने को आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। तो इसको समझ लो, ये इजी है कि अभी मैंने बताया कि अल्टरनेट करंट यानी एसी हमेशा सिम तो बदल कर बहता है। ये फ़र्क लिखने को आए तो एक तरफ एसी, दूसरी तरफ डीसी लिखना है। एसी के में पहला नंबर लिखेंगे, ये सिम तो बदल कर बहता है। डीसी में लिखेंगे ये एक ही सिम तो में बहता है। फिर एसी का पूरा नाम लिख देना है, अल्टरनेट करंट है और ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। इसमें लिखना है कि एसी जो है तो सस्ता पड़ता है और डीसी महंगा पड़ता है। ये फ़र्क बता रहा हूँ मैं। एसी को दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं, शहर से दूर, पहाड़ी इलाके, जंगल, दूर तक पहुँचा सकते हैं, और डीसी को दूर तक पहुँचा नहीं सकते। एसी घर और कारखानों में इस्तेमाल होता है, डीसी मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। मोटर के हेडलाइट, साइड लाइट, ये डीसी करंट के, उससे शॉक नहीं लगता। एसी करंट से शॉक लगता है, डीसी करंट से शॉक नहीं लगता, ठीक है। एसी जानलेवा है और डीसी खतरनाक नहीं है। समझ में आया? इस तरह से इसके फ़र्क लिखना है। एसी और डीसी के फ़र्क। उसके बाद में देखो, एक हेडिंग ये रह गई थी, ये भी समझ लो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का उसूल। अभी हमने देखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उसूल, ये बाएं हाथ का उसूल है। अब ये दाएं हाथ का उसूल, तो क्या करना है, दायां हाथ निकालना है, तस्वीर के जैसी उंगली बनाना है अपनी, ये ऐसी। और इसमें भी वो जो बाएं हाथ का उसूल है ना, वैसे ही दाएं हाथ का उसूल भी है, यानी शुरू का बयान वैसे ही है कि दाएं हाथ का अंगूठा और दाएं हाथ की शहादत की उंगली और बड़ी उंगली, इन तीनों को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हो। उस उसूल में भी यही जुमला लिखा था, इसमें भी यही लिखना है
दाएं हाथ का अंगूठा, शहादत की उंगली और बड़ी उंगली इस तरह तरतीब दी जाए कि तीनों एक दूसरे के उम्मूद में रहें। उस वक्त मौसल तार की हरकत यानी तार में गुजरने वाली बरकिराह अंगूठे की सिमत में हो तो मिकनातीसी मैदान शहादत की उंगली की सिमत में होता है, और मौसल में जो अमाली करंट पैदा होता है वो बड़ी उंगली की सिमत में होता है। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का उसूल कहते हैं। ये तस्वीर बनाना है और जो 2-3 जुमले हैं वो लिखेंगे। तस्वीर को देखकर ही हम बोल सकते हैं। तस्वीर बना लिए और ये 3 लफ्ज़ याद रखे तो पूरा उसूल 3 लफ्ज़ के ऊपर बोल सकते हैं। मौसिल की हरकत अंगूठे की सिमत में होती है, मिकनातीसी मैदान शहादत की उंगली की सिमत में होती है, और मौसिल में अमाली करंट बड़ी उंगली की सिमत में होता है। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का उसूल कहते हैं। बहुत ईजी है। इस तरह ये 3 उसूल जो है ना, दाएं हाथ, बाएं हाथ और अंगूठा, इस सबक में 3 उसूल है हाथ के। 3 में से एक आता ही है, और बरकी मोटर जनरेटर तस्वीर के साथ ये 2 में से एक आता ही है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो घरेलू बरकी दौर, इसमें से भी सवाल आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इसका शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स का, या फिर इसके अंदर अर्थिंग का फ़ायदा लिखो, फ्यूज़ के फ़ायदे लिखो, वो 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं अंदर से। घरेलू बरकी दौर समझाइए तस्वीर बनाकर, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ यानी घरेलू बरकी दौर, घरेलू विद्युत परिपथ सविस्तार समझाओ, ऐसा सवाल आता है। तो घरेलू बरकी दौर समझाना है। इसमें पहले क्या बताना है कि हमारे घर के अंदर खंबे से यानी इलेक्ट्रिक पोल से करंट आता है। वो करंट मेन स्विच के अंदर आता है और मेन स्विच से होकर मीटर में जाता है, मीटर, घर के मीटर में, और मीटर से फ्यूज़ में आता है, सॉरी, खंबे से फ्यूज़ में आता है और फ्यूज़ से मीटर में आता है, मीटर से मेन स्विच में आता है और मेन स्विच से बोर्ड में आता है। घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हैं उस बोर्ड के अंदर आता है, ये जो रास्ता है, और फिर बोर्ड से पंखे, लाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन उनमें जाता है। तो इसको घरेलू बरकी दौर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कि हमारे घर के अंदर पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से फ्यूज़ में आता है, फ्यूज़, और फ्यूज़ से मीटर में आता है, मीटर से मेन स्विच में आता है, मेन स्विच से इलेक्ट्रिक बोर्ड में आता है और बोर्ड से लाइट और पंखे में जाता है। ये बरकी दौर है, घरेलू बरकी दौर। अब इसमें 2 किस्म के तार इस्तेमाल होते हैं। एक लाल रंग का वायर होता है, लाल रंग का वायर, इसको लाइव वायर कहते हैं, ये याद रखना है। लाल रंग के वायर को लाइव वायर कहते हैं। काले रंग का जो वायर होता है ना, उसको न्यूट्रल वायर कहते हैं, न्यूट्रल। और एक तीसरा वायर होता है हरे रंग का वायर होता है, उसको अर्थिंग वायर कहते हैं, अर्थिंग वायर। ठीक है, ये 3 याद रखना है। इसी तरह से हमारे घर के अंदर ये जो वायर हैं, इसमें बरकी मजमर का फ़र्क 220 वोल्ट होता है, यानी 220 वोल्टेज बरकी रॉ हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इतनी ताकतवर बरकी रॉ घर में आती है 220 वोल्टेज की। ठीक है, अब घर के बरकी दौर 2 तरह के होते हैं, यानी एक 15 एम्पियर करंट वाला और दूसरा 5 एम्पियर वाला। तो 5 एम्पियर वाला हल्का होता है, यानी पंखा, लाइट वगैरह है उसमें 5 एम्पियर वाला करंट जाता है। जबकि घर के अंदर जो धातु की चीज़ें है, जैसे इलेक्ट्रिक सेगड़ी है, इलेक्ट्रिक अस्तरी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो इसके अंदर 15 एम्पियर का करंट इस्तेमाल होता है। यानी उसमें 3 पिन होती है, 3 पिन, 3 टर्मिनल वाली पिन फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को लगाई जाती है। अस्तरी को भी 3 टर्मिनल वाली पिन लगाते हैं, तो वो 15 एम्पियर हुआ, और 5 एम्पियर 2 वाली छोटी पिन। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये हो गया घरेलू बरकी दौर। अब इसके अंदर फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने बताया कि बाहर से जो खंबे से करंट आता है तो पहले फ्यूज़ में आता है, फिर मीटर में। तो बाहर से कम ज़्यादा मिक़दार में बरकी रॉ आ सकती है। कभी ज़्यादा दबाव वाली बरकी रॉ आए, 220 के ऊपर आए, 250, पौने 300, और वायर ज़रा पुरानी है, कच्ची है, तो ज़्यादा वोल्टेज करंट आवे तो वायर जल सकती है, पूरे घर को आग लग सकती है।
और बड़ा हादसा होता है। इस हादसे से बचने के लिए फ्यूज़ लगाते हैं अंदर, यानी पहले करंट फ्यूज़ में आता है और फ्यूज़ का तार बारीक होता है, तो फ्यूज़ का तार जल जाता है और पावर कट हो जाती है, घर में पावर आती ही नहीं है और लाइट वगैरह बंद हो जाता है। फिर उस फ्यूज़ को खोलकर जली हुई वायर निकाल कर नई वायर जोड़कर फ्यूज़ लगाए तो फिर से करंट आ जाता है। बड़े हादसे से बचने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है। ये फ़ायदा है फ्यूज़ का, 2 मार्च के लिए आ सकता है। इसी तरह अर्थिंग वायर मैंने बताया कि अर्थिंग वायर के फ़ायदे क्या है। वह हरे रंग की होती है और जो जैसे अस्त्री है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो ज़्यादा करंट खींचते हैं, हीटर वगैरह, तो उससे एक हरे रंग की वायर जोड़कर अर्थिंग दिया जाता है और अर्थिंग घर के करीब ज़मीन के अंदर वो अर्थिंग का वायर दबा देते हैं। अर्थिंग के वायर के सिरे को तांबे की पट्टी लपेटकर ज़मीन के अंदर उसको दबा दिया जाता है। जब ज़्यादा मिक़दार में करंट आए या फिर अस्त्री के अंदर कॉइल ख़राब है और हमको शॉक लगे तो पूरे घर में या हमारे जिस्म में करंट फैलता नहीं है, बल्कि अर्थिंग वायर उसको ज़मीन में उतार देता है और घर में करंट नहीं फैलता, हमको करंट लगता नहीं है, हम बच जाते हैं। पूरा करंट ज़मीन में उतर जाता है। यानी शॉक सर्किट होने से बचने के लिए अर्थिंग वायर लगाना ज़रूरी है। ठीक है। अस्त्री का या फ्रिज का सिर्फ झटका लगता है, करंट लगा यानी झटका लगता है और हम अलग हो जाते हैं, बच जाते हैं, इसलिए अर्थिंग वायर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर सबक पूरा हो गया। अभी सबक के MCQ तो है नहीं, इसकी नोट भेजता हूँ। ये 13वां सबक पूरा हो गया, इसको ध्यान से सुनना है और नोट के फ़ोटो आएंगे साथ में। नोटबुक के अंदर लिखना है तस्वीरें वगैरह जो बनानी है, बर्की मोटर की और बर्की जनरेटर की तस्वीर, और ये 3 हाथ के उसूल जो है इसकी तस्वीर बनानी है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।